जो विधि आयोग ने एक नई पहल की है कि देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और इस दिशा में उन्होंने लोगों की राय माँगने की एक प्रक्रिया शुरू की है। तो उसको लेकर जो पूरा घटनाक्रम है और जो बहुत सारे टीकाकार मान रहे हैं कि शायद ये 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड है जिसकी दिशा में वो आगे बढ़ना चाह रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि 2024 को चुनाव किस केंद्रीय मुद्दे पर लड़ेगी। वो राम मंदिर के सवाल पे लड़ेगी, समान नागरिक संहिता के सवाल पे लड़ेगी, या किस मुद्दे के ऊपर लड़ेगी? या नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि के रूप में लड़ेगी, या नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी जो राहत देने वाली योजनाएं बनाई है, एक बड़ा सब्सिडी तंत्र बनाया है, उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा टटोल रही है और वो तरह तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में फेंक रही है ताकि उससे अंदाजा लग सके कि किस मुद्दे पर एक बड़ी गोलबंदी हो सकती है। अभी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने हिंदुओं के वोट उसे पिछले चुनाव में मिले थे, इस बार भी वो सुनिश्चित करे कि कम से कम उतने हिंदुओं के वोट उसे मिले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आमतौर पर बहुत सारे हिंदू वोट जो हैं वो भाजपा में आते जाते रहते हैं। वो देखा गया है कि ओबीसी जातियां भाजपा को पसंद तो करती हैं, लेकिन उनके वो भाजपा की जेबी वोटर नहीं है। दलित जातियां भाजपा को पसंद तो करती हैं, लेकिन वो भाजपा की जेबी वोटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हर हालत में भाजपा को वोट देंगे। वो कभी ये भी तय कर सकती हैं कि भाई इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम किसी दूसरी पार्टी के लिए दूसरी पार्टी में प्रयोग करेंगे। उनका एक हिस्सा तय कर सकता है, तो उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है, झटका लग जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए वो कोई इस तरह की युक्ति ढूंढना चाहते हैं जिससे वो उन तमाम वोटों को गोलबंद कर पाए जो कि पिछले चुनाव में हुए थे। और ध्यान रहे, पिछले चुनाव में जो पुलवामा वाली जो घटना हुई थी, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद बालाकोट एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसकी वजह से एक माहौल बना और सरकार ने खूब चुनाव मुहिम में उसको रखा भी कि हमने घर में घुसकर मारा। तमाम बड़े बड़े पोस्टरों पर मैंने खुद देखा था, यही लिखा हुआ था कि हमने घुसकर मारा। तो उसकी वजह से एक राष्ट्रवादी माहौल भाजपा के पक्ष में बना था। अब वो राष्ट्रवादी माहौल इस बार किस तरीके से बन पाएगा, वो कैसी परिस्थिति होगी, तो ये भाजपा को पता नहीं है। इसीलिए चुनाव के कुछ पहले ये समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा हवा में उछाला गया है। जहां तक विधि आयोग का सवाल है, विधि आयोग कोई सांविधिक संस्था नहीं है। विधि आयोग की सिफारिश सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। वो तो जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री की एक एडवाइजरी बॉडी है, एक परामर्शी संस्था है जो कि विधि मंत्रालय को सलाह देती है, और विधि मंत्रालय ही तय करता है कि इस संस्था के कौन सदस्य होंगे, कौन मुखिया होंगे। तो विधि मंत्रालय जब चाहे तब इस संस्था से अपनी मनचाही सिफारिश भी निकलवा सकता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। अगर भाजपा सरकार वास्तव में समान नागरिक संहिता के लिए गंभीर होती तो अभी तक उसने उसके लिए विशेषज्ञों की एक मंडली बना दी होती, जो मंडली समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न समुदायों से और तरह तरह की जो विवाह पद्धतियां सारे देश में चल रही हैं, तरह तरह की संहिताएं हैं, तरह तरह के विवाह कानून हैं, उनके बीच में एक तालमेल निकालने की कोशिश कर रहे होते। देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर बनाना कठिन था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कर दिखाया। इसी तरीके से धारा 370 और 35A हटाना भी कठिन था, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। समान नागरिक संहिता इन दोनों से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप इसमें कोई एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। यहां तक कि हिंदुओं में ही इतनी ज्यादा राय है इस सवाल के ऊपर कि उसमें अगर भाजपा एक कोई ड्राफ्ट बनाए, कोई मसौदा बनाए और कहे कि ये सबके ऊपर लागू होगा, तो हिंदुओं में ही इस सवाल पे बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो जाएंगे। मुसलमानों और ईसाइयों को तो और यहूदियों को तो छोड़ ही दीजिए। यहां तक कि जब हिंदू विवाह कानून बना था और उसके साथ में सिखों को, बौद्धों को और जैनों को जोड़ दिया गया था और आदिवासियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया था, उस समय भी इसके खिलाफ आवाजें उठी थी कि भाई हमें इनके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, हमारा विवाह कानून तो अलग होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहस करके और अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए हिंदू विवाह कानून के तहत इन लोगों को कर दिया। तो अभी जब नया विवाह कानून बनेगा, नया उत्तराधिकार कानून बनेगा, तो एक बार फिर वे सारी आवाजें जो कि 50 के दशक में उठी थी और उसके बाद दब गई, और लोगों ने हिंदू विवाह कानून को अपने वैवाहिक जीवन और अपने नागरिक जीवन और अपने उत्तराधिकार के नियमों के तौर धीरे धीरे करके मान लिया, असंतोष के रहते हुए, वो सारी आवाजें फिर से उठेंगी। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। भारत एक बहुधार्मिक,
बहुपारंपरिक और बहुजातीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। इसके अंदर केरल में जिस तरीके से हिंदुओं में शादी होती है, उस तरीके से शादी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हो सकती, असंभव है। वहां का समाज उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। इसी तरीके से गोवा में पुर्तगीज प्रभाव के तहत एक तरह की समान नागरिक संहिता वहां पर लागू है। उत्तर पूर्व में बिल्कुल अलग तरीके से शादियां वगैरह होती हैं। तो ये काफी मुश्किल और जटिल मामला है। अगर कोई सरकार वास्तव में सारे देश के ऊपर एक विवाह कानून, एक नागरिक संहिता लागू करना चाहती है, तो वो नागरिक संहिता काफी विशाल होगी। उसके कई उपबंध और कई उपविधियां होंगी उसकी, जिसमें कई तरह के समाजों और कई तरह के समुदायों, कई तरह के धर्मों के लिए उसमें प्रावधान होंगे, उनकी नुमाइंदगी होगी उसके अंदर। तब कहीं आके सारे देश में वो स्वीकार हो पाएगी। वरना उससे बहुत झंझट होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी उनके खिलाफ याचिकाएं होंगी, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। समाज को जोड़ने की बजाय समान नागरिक संहिता समाज को बांटने और समाज में संघर्ष पैदा करने का काम भी कर सकती है। तो भाजपा सरकार को इन सब बातों के ऊपर भी सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को इसमें दिलचस्पी है नहीं। भाजपा केवल इसको लाकर एक तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रही है। इसके जरिए मुसलमान नाराज होंगे और फिर हिंदू उसकी प्रतिक्रिया में हमारे पक्ष में गोलबंद होते चले जाएंगे। ये उसकी ऐसे पहली नजर में देखने पे ये इच्छा प्रतीत होती है। वरना समान नागरिक संहिता लाना भारत जैसे देश में अगर आसान होता तो संविधान निर्माताओं ने इसको कर दिया होता। भाई संविधान सभा भी तो इसमें दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक जो आधुनिकतावादी थे वो कह रहे थे कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, स्त्रियों को भी उनके पूरे अधिकार तभी मिल पाएंगे। लेकिन बाकी जो प्रैग्मेटिक लोग थे, परिणामवादी लोग थे, इनको भारतीय समाज की ज्यादा समझ थी, जो आधुनिक भी थे और आधुनिकता और परंपरा में एक रिश्ता चाहते थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा अभी संभव नहीं है, ये काफी मुश्किल हो जाएगी। और ध्यान कीजिए जब हिंदू विवाह कानून लाया जा रहा था संसद में, उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी उसके बारे में बहुत मतभेद थे। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू को उसे दो हिस्सों में बांटना पड़ा, विवाह कानून अलग करना पड़ा और उसके 2 साल बाद वो उत्तराधिकार कानून लाए। सन 54 में विवाह कानून लाए और उसके बाद 56 में उत्तराधिकार कानून लाए। उसको 2 हिस्सों में बांट के पास कराया गया, वरना कांग्रेस के अंदर ही उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता। तो ये काफी मुश्किल काम है। इस मुश्किल में अगर गंभीरता चाहती है सरकार तो उसे उस तरीके से कार्रवाई करते हुए और उस तरीके से पेशबंदी करते हुए दिखना चाहिए, जो कि वो नहीं दिख रही है। बिल्कुल उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद इसके जरिए हमारी राजनीतिक गोटी लाल हो जाएगी। जी, जो आपने राजनीतिक गोटी लाल होने की बात कही, वो शायद इससे भी जुड़ी हुई है कि कम से कम शिवसेना जैसे जो दल हैं, उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, उसके लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो लगातार इसकी बात करती रही है। तो शायद वो इस लिहाज से भी इसको लाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें क्या है कि जो लोग हल्के तरीके से और सरलीकृत तरीके से पूरे मसले को देखते हैं, उनको लगता है कि केवल मुसलमान ही इससे नाराज होंगे। तो मुसलमानों को दबाने के लिए या एक बार फिर से उनको एक कोने में धकेलने के लिए ये समान नागरिक संहिता की बात करनी चाहिए। मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, मसला ईसाइयों का भी है, मसला बौद्धों का भी है, जैनों का भी है, सिखों का भी है। आप क्या समझते हैं? सिखों की तरफ से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस सवाल के ऊपर जबरदस्त मांग होगी कि उनका विवाह कानून अलग किया जाना चाहिए और अगर समान नागरिक संहिता की तरह उनको लाया जा रहा है तो उनके लिए अलग से उसमें प्रावधान होने चाहिए। देखिए, ये मसला केवल ये मुसलमानों की 4 शादी करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। मैं तो समर्थक हूं उनसे अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा मुसलमान कुछ शरीयत के आधार पर कानून बने और उसमें उनको 4 शादियां करने का अधिकार हो, 3 तलाक के अधिकार हो। मैं इन अधिकारों से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। मुसलमानों की तरफ से कोई भी तर्क आता रहे, मुझे आप सेकुलर मानिए ना मानिए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, मसला हिंदुओं का भी है। जो हिंदुओं का उत्तराधिकार कानून है वो उसके ऊपर भी हिंदुओं के अंदर बहुत बहस है। उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें स्त्रियों के साथ पूरा न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं।